21 अक्टूबर 1972 साउथ अमेरिका के एक कंट्री यूराग्वे से एक चार्टर्ड फ्लाइट टेक ऑफ करती है सेंटियागो के लिए। सेंटियागो चिली का कैपिटल सिटी है। यह जहाज 45 पैसेंजर्स पर मुश्तमिल है। इसमें यूराग्वेन टीम के कुछ प्लेयर्स, रग्बी टीम के कुछ प्लेयर्स और साथ ही उनके कुछ दोस्त और कुछ फैमिली मेंबर्स मौजूद हैं। ये सब जा रहे हैं सेंटियागो। वैसे तो इनका सफ़र कुछ इतना लंबा नहीं होना था, लेकिन रास्ते में आती हैं एंडीज माउंटेन रेंज। कोए अमालिया की पहाड़ियों के बाद सबसे लंबी और ऊंची पहाड़ियाँ भी यही एंडीज की पहाड़ियाँ मानी जाती हैं। जब जहाज़ इन पहाड़ियों में पहुँचता है तो अचानक तूफान सा आता है पहाड़ियों में और जहाज़ वहाँ से आगे नहीं जा सकता। पायलट्स डिसाइड करते हैं कि इस जहाज को इधर ही लैंड करा दिया जाए। सुबह होते ही दोबारा उठने की कोशिश करते हैं। फिर जहाज को अर्जेंटीना के शहर मेंडोजा में लैंड करा दिया जाता है एक रात के लिए। एक रात गुजरने के बाद अगले दिन 2:18 पर जहाज दोबारा टेक ऑफ करता है। जब सेंटियागो के करीब ही पहुंचता है, अचानक से जहाज में टर्बुलेंस देखने को मिलती है। जहाज ऊपर नीचे हिलने लगता है। पायलट्स को समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है जहाज के साथ। प्लेन के चारों तरफ बादल ही बादल आ जाते हैं। जब मौसम थोड़ा सा साफ होता है तो पायलट्स को रियलाइज होता है कि जहाज पहाड़ी के बहुत ज्यादा करीब जा चुका है। पायलट्स पूरी कोशिश करते हैं कि जहाज को किसी तरीके से ऊपर मोड़ा जाए, लेकिन अब तक बहुत लेट हो चुके होते हैं। जहाज पहाड़ी के साथ जाके टकरा जाता है। इसी के दौरान जहाज का पीछे का हिस्सा जहाज से अलग हो जाता है। जहाज के टकराने के साथ ही जब उसका पीछे का हिस्सा अलग होता है तो पीछे बैठे हुए सबसे आखिरी रो के 3 पैसेंजर्स इसी के साथ उड़कर गायब हो जाते हैं। कुछ देर ये जहाज हवा में उड़ता है, फिर अचानक से नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। अचानक से जहाज का लेफ्ट विंग एक पहाड़ी से टकराता है। इसी के साथ 5 पैसेंजर्स और भी जहाज से उड़ जाते हैं, उड़कर गायब हो जाते हैं। फिर अब बचा है जहाज का सिर्फ फ्रंट पोर्शन, जो कि एक आखिरी स्लाइडिंग के बाद 700 मीटर लंबी स्लाइडिंग के बाद एक इसका फाइनली एक टकराव होता है। सब कुछ तहस नहस हो जाता है। 2 पायलट्स जिनकी मौका पर मौत हो जाती है। हैरानी की बात यह है, आप सबको सुन के ये बात भी आप सब हैरान होंगे कि अभी भी जहाज में 45 पैसेंजर्स में से 33 पैसेंजर्स अभी भी जिंदा है। अब ये जहाज एंडीज की एक अनजान पहाड़ी पर 3000 मीटर की बुलंदी पर टूटा हुआ पड़ा। ना तो वो लोग इमेजिन कर सकते थे और ना आप लोग इमेजिन कर सकते हो इन बचे हुए पैसेंजर्स के साथ हुआ क्या। ये है दिल दहलाने देने वाली कहानी। इस क्रैश के बाद 2 सर्वाइवर्स ऐसे थे जिनको बहुत ज्यादा चोट नहीं पहुंची। एक थे 19 साल के रोबर्टो केनेसा और दूसरे थे 20 साल के स्ट्रावो जर्बिनो। ये दोनों लड़के साथ मेडिकल स्टूडेंट्स भी थे। ये दोनों उठकर देखने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन जिंदा बचा है, किस किस की मौत हो चुकी है। ये दोनों कोशिश करते हैं कि किस तरह इन बचे हुए पैसेंजर्स की मदद की जाए। दूसरी तरफ इस जहाज के गायब होने के तकरीबन 1 घंटे बाद चिलियन सर्च एंड रेस्क्यू को नोटिफिकेशन पहुंच जाता है कि जहाज क्रैश हो चुका है। 4 हवाई जहाज तैनात किए जाते हैं इन बचे हुए पैसेंजर्स को रेस्क्यू करने के लिए। शाम से रात तक ये ऑपरेशन जारी रहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन बचे हुए पैसेंजर्स को नहीं ढूंढ पाते। प्रॉब्लम ये थी कि ये जहाज भी वाइट कलर का था और पड़ा हुआ भी बर्फ में था। इस वजह से इन्हें बहुत ज्यादा मुश्किलात होती है इनको ढूंढने के लिए। 13 अक्टूबर की रात बचे हुए पैसेंजर्स होपफुल थे कि एक रात किसी तरीके से यहाँ पे गुजार ली जाए, अगले दिन तो कोई ना कोई इनको ढूंढ ही लेगा। इस बर्फीली रात को बचे हुए पैसेंजर्स में से 5 पैसेंजर्स इस रात को सरवाइव नहीं कर सकते और उनकी मौत हो जाती है। सर्वाइवर्स का नंबर अब 33 से कम होकर 28 पर आ पहुंचता है। इन बचे हुए लोगों ने जहाज की क्रैश हुए जहाज की बची हुई बॉडी को शेल्टर के तौर पर इस्तेमाल किया। अगला दिन 14 अक्टूबर चिली, यूराग्वे और अर्जेंटीना से 11 अलग अलग हवाई जहाज तैनात किए जाते हैं सर्च ऑपरेशन के लिए। इन जहाजों ने जो एरिया चूज किया था इसी में उस क्रैश जहाज की लोकेशन मौजूद थी, लेकिन फिर भी ये ढूंढ नहीं पाते उनको। इसी दिन उन बचे हुए पैसेंजर्स को हवा में 3 हवाई जहाज नजर आए थे, लेकिन ये उनकी तरफ हाथ हिलाते रहे और इशारे करते रहे, लेकिन उनको फिर भी किसी तरीके से भी जहाज ने उनको नोटिस नहीं किया। इन बचे हुए पैसेंजर्स में कुछ लोग ऐसे थे जो समुद्र के किनारे में रह रहे थे। उन्होंने तो बर्फ देखी भी नहीं थी कभी। अचानक से -30 डिग्री सेंटीग्रेड में रहना कोई आसान काम नहीं है। 21 अक्टूबर क्रैश के 8 दिन बाद सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स अपने हाथ
खड़े कर देती हैं। इन्हें लगता है 8 दिन तक किसी सर्वाइवर का कोई पता नहीं चला। अब इस सर्च ऑपरेशन को जारी रखना फजूल काम है। फाइनली इस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को ऑफिशियली बंद कर दिया जाता है। इसी दौरान इन बचे हुए लोगों को एक रेडियो मिलता है जहाज से। काफी ज्यादा एफर्ट्स के बाद ये रेडियो चलना शुरू हो जाता है। इस रेडियो में ये लोग सिर्फ बाहर की खबर सुन सकते थे। क्रैश के 11 दिन बाद इन लोगों को पता चलता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन बंद किया जा चुका है। इन लोगों का दिल बुरे तरीके से टूट सा जाता है। कुछ लोग रोने लगते हैं। इनके पास खाने को भी कुछ ज्यादा नहीं था। एक टिन था मसल्स का, एक जार था आलमंड का और साथ ही कुछ थोड़ी सी चॉकलेट्स थी। वो थोड़ा थोड़ा खाते लेकिन ये काफी नहीं था। 12वें दिन तक खाना बिल्कुल खत्म हो चुका था। कुछ लोगों ने सीटों के अंदर लगे लेदर और सीटों के अंदर लगे कार्टन को खाने की कोशिश की, लेकिन इससे वो खुद ही बीमार पड़ गए। अब खाना बिल्कुल खत्म हो चुका था। इन लोगों ने फिर एक ऐसा फैसला किया जिससे आप सब हैरान हो जाएंगे। इन्होंने फैसला किया कि अपने फैमिली मेंबर्स और अपने दोस्तों की मुर्दा लाशों को काट के खाया जाए। तो कुछ लोगों ने उस वक्त खाने की कोशिश की लेकिन उनसे हजम नहीं हो सका। लेकिन जब 2 दिन बाद खाना बिल्कुल खत्म हो चुका था तो फाइनली उन्होंने इंसानों के जिस्म को खाना बनाया। 29 अक्टूबर क्रैश के 16 दिन बाद इन लोगों के लिए खुराक का ये जरिया भी बहुत तेजी से कम होता जा रहा था। एक रात उन्हें गरजती हुई आवाज सुनाई देती है। अचानक पता चलता है कि एक अवेलांच आ गया है और ये इतनी तेजी से गिरता है कि ये सारा इस जहाज के बचे हुए शेल्टर में भर जाता है जो इसे शेल्टर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। और इस तूफान को 5 पैसेंजर सरवाइव नहीं कर पाते और वो इस एवेलांच में मारे जाते हैं। अब बचते हैं सिर्फ 19 लोग। ये लोग रियलाइज करते हैं कि इनको बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। अगर इन्हें जिंदा रहना है तो इन्हें खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी। मरना ही है तो कोशिश करके मरें। केनेसा और प्राडो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइवर्स में से थे। सब लोग डिसाइड करते हैं कि इनको सबसे ज्यादा खाना इन्हें दिया जाए और सबसे गर्म कपड़े इन्हें दिए जाए क्योंकि ये लोग चलकर मदद ढूंढेंगे। प्राडो और केनेसा 15 नवंबर को पैदल निकल पड़ते हैं मदद ढूंढने के लिए। क्रैश के 59 डेज बाद एक और अवेलांच आता है। इसमें 3 सर्वाइवर्स और मारे जाते हैं। अब सर्वाइवर्स का नंबर कम होकर 16 पर आ पहुंचता है। ये 2 बहादुर आदमी मुसलसल वेस्ट की जानब बढ़ते जा रहे थे। इन्हें अभी भी लगता था कि ये मदद ढूंढ ही लेंगे क्योंकि ये आबादी से तकरीबन 2-3 किलोमीटर दूर हैं। ये जल्द मदद ढूंढ लेंगे। इनके पास कोई क्लाइंबिंग एक्सपीरियंस नहीं था। मुसलसल बर्फ में ये वेस्ट की जानब जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। रात बड़ी मुश्किल से गुजारते, थोड़ा थोड़ा खाते और सुबह सूरज निकलते ही ये भी अपने सफर पर निकल पड़ते। कई दिनों के बाद इन्हें 2 पहाड़ियां बर्फ से खाली नजर आती हैं। ये अंदाजा लगाते हैं ये हम जिस सिमत में जा रहे हैं ये सिमत दुरुस्त है और हमें इसी लोकेशन में हमें सफर करना चाहिए। और जब ये इन 2 पहाड़ियों पर पहुंचते हैं तो इन्हें एक नदी नजर आती है, पानी की नदी नजर आती है। ये बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जब ये नदी के पास पहुंचते हैं तो जिस तरफ नदी जा रही होती है उसी जानिब ये भी नदी के साथ साथ चल पड़ते हैं। फाइनली 9 दिन की ट्रैकिंग के बाद ये इन्हें इंसानों की कुछ थोड़ी सी प्रेजेंस नजर आती। नदी के उस पार इन्हें 3 लोग नजर आते हैं जो कि घोड़ों पर सवार थे। ये कनेसा और प्राडो चलाने की कोशिश चलाते हैं लेकिन नदी का शोर ही इतना होता है कि उन लोगों तक आवाज नहीं पहुंचती। बाई चांस उनमें से एक शख्स जो घोड़े पर सवार था वो इन दोनों को देख लेता है। वो कहता है टुमारो कि मैं कल फिर दोबारा आऊंगा। अगले दिन ये शख्स दोबारा आता है उसी नदी के पास। ये दोनों एक रात किसी तरीके से वहां पे गुजारते हैं। वो शख्स अपने साथ एक पेन और एक कागज का टुकड़ा लेके आता है और साथ धागा भी लेके आता है। उस कागज के टुकड़े को पत्थर के साथ ये धागे की मदद से बांधकर नदी की दूसरी जानब फेंकता है। केनेसा को फाइनली एक मौका मिलता है कि वो अपना पैगाम दूसरों तक पहुंचा सके। 2 महीने बाद केनेसा उस पर लिखता है, आई कम फ्रॉम द प्लेन दैट फेल इन द माउंटेन। हम यूराग्वे से आए हैं, मेरे दोस्त क्रैश साइड पे मौजूद हैं। हमारे पास खाना नहीं, हमारे पास चलने की भी हिम्मत नहीं, हमें मदद की जरूरत है। मुझे नहीं पता हमें मदद किस तरह से मिल सकती है, प्लीज हमें बचा लो। वो शख्स इस मैसेज को पढ़कर उनको समझाने की कोशिश करता है कि मैं इसको समझ गया हूँ। अगले दिन दोबारा वो शख्स आता है, केनेसा और प्राडो को अपने साथ ले जाता है। जब ये शहर में पहुंचते हैं ये खबर वहाँ
की आर्मी कमांड को बताई जाती है और ये साथ ही ये एक इंटरनेशनल खबर भी बन जाती है। पता चलता है कि ये लोग 10 दिन में 61 किलोमीटर का सफर तय करके आए हैं। कैनेसा अपना आधा वजन लूज कर चुके थे, अब उनका वजन बचता है सिर्फ 44 के। चिली की एयरफोर्स 3 हेलीकॉप्टर तैनात करती है इन बचे हुए सर्वाइवर्स को रेस्क्यू करने के लिए। जब ये हेलीकॉप्टर जा रहे होते हैं साथ में कैनेसा और प्राडो को भी साथ ले जाते हैं ताकि क्रेसाइड का पता लगा सकें। फाइनली जब ये वहां पे पहुंचते हैं तो इन 16 पैसेंजर्स को फाइनली रेस्क्यू किया जाता है और ये लोग अच्छे तरीके से रिकवर भी कर जाते हैं। ये कहानी सबक है उम्मीद को लेकर दुनिया के सामने कि अगर आपने कुछ करने की ठान ली है तो क्या कुछ करना पॉसिबल नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।